गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं थोड़ा सा आपको वाक्य बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये भी एक पार्टी है आपका डूएस डायरेक्ट में भी पूछा जा सकता है। हमने इसे भी किया है, लास्ट क्लास 8 में भी किया है, 9 में भी किया है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जोर हम लोग रचना के आधार पर जो वाक्य पर दे रहे थे, लेकिन अभी हमें अर्थ के आधार पर भी देखना चाहिए, क्योंकि ये भी तो आता है, निषेधवाचक वाचक आता है ना, संविधानवाचक भी आता है, ठीक है। प्रश्नवाचक बनाने के लिए भी आता है। तो बाकी और प्रकार को भी हम लोग देख के रखेंगे, पता नहीं एमसीक्यू में क्या दे दिया जाए, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट रिवाइज करा रही हूँ, हम लोग ये पढ़े हुए हैं, कोई डरने की बात नहीं, आराम से एक बार रिवाइज करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। वाक्य के भेद दो प्रकार, तो पहले सबसे आप जानते हैं वाक्य आप किसको बोलेंगे, ठीक है। वाक्य किसको बोला जाता है? शब्दों का जो समूह होता है जिसका एक सार्थक अर्थ होता है उसको हम बोलते हैं वाक्य, ठीक है। तो वाक्य के जो भेद होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होंगे उसके फिर से 8 भेद बताए गए हैं। इस 8 भेद को भी आपको ध्यान में रखना है और आपको पहचान में भी आना चाहिए ये कौन सा वाक्य का क्या नाम है, ठीक है। ये सब हमने किया है पहले, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने किए हैं, जूनियर क्लासेस में भी हम लोग ने किया है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये फिर से रिमाइंड हो जाएगा। जैसे कि विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस को ही हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में कार्य न करने या न होने का कथन हो, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, ठीक है। जिस वाक्य में कार्य ना करने या ना होने का बोध हो, जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है। विधानवाचक मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, जैसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें जो है जो वास्तविक सत्य है, ठीक है। मैंने जिसमें इसे कार्य ना करने के बाद यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, मेरी तो वास्तविक सत्य है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से ही उग रहा है। तो इसमें क्या कार्य है? तो वास्तविक रूप से ये तो प्राकृतिक सत्य है, ठीक है। उसी तरह से सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। तो ऐसा जो वाक्य होगा वो आपका क्या होगा? विधानवाचक वाक्य होगा, ठीक है। निषेधात्मक मतलब होता है जो नेगेटिव में आपका होगा, ठीक है। जिस वाक्य में कार्य ना करने या ना होने का कथन हो, ठीक है। ये मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है थोड़ा सा, ठीक है। विधानवाचक मतलब होता है जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, और जिस कथन में सत्यता होती है उसको भी हम विधानवाचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर जो है निषेधवाचक वाक्य जो होगा आपका जिस कार्य जिन वाक्यों में कार्य ना करने या ना होने का बोध हो, मतलब जो नेगेटिव सेंस में आए उसको हम लोग बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। तुम आज स्कूल मत जाओ मतलब नहीं जाओ, तुम दरवाजा मत खोलो, ठीक है। इस तरह के जो वाक्य होंगे उसको आप निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। आज्ञावाचक वाक्य आप नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें आपको आगे जाओ, दरवाजा खोलो, शांति से बैठ जाओ, खाना खाओ, इस तरह का जो ऑर्डर होगा उसमें क्या होगा आपका, जहाँ पर आज्ञा, आदेश, अनुरोध या अनुमति का बोध दिया, ठीक है। आज्ञा और आदेश ही ना हो केवल, बल्कि अनुरोध भी, रिक्वेस्ट भी जहाँ पर हो, जहाँ पर अनुमति, परमिशन भी जहाँ पर हो, तो ऐसे वाक्यों को हम बोलेंगे आज्ञावाचक वाक्य। तुम कक्षा से बाहर निकल जाओ, तो कक्षा से बाहर निकल जाइए, आपको आदेश ही दिया जा रहा है, ठीक है। आज्ञा ही दिया जा रहा है आपको, ठीक है ना। तो जाओ जाके दरवाजा बंद करो, इस तरह के जो वाक्य होंगे इसमें आपको आज्ञावाचक वाक्य इसको बोला जाता है। संकेतवाचक वाक्य बनकर जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे यदि वर्षा होती है तो हरियाली होगी, पहले जो एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो रहा है। जैसे हमने विश्व वाक्य में पढ़े थे कि एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो रही है। वर्षा होगी तो हरियाली होगी, ठीक है। बर्फ गिरेगी तो ठंड पड़ेगी, ठीक है। इस तरह का जो वाक्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं संकेत, जो संकेत दे रहा है आपको कि ये होने से ऐसा होगा। प्रश्नवाचक वाक्य में आपको पता है कि इसमें हम लोग वाक्य प्रश्नों का निर्माण करते हैं, तो इसे मुझे कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको। इच्छावाचक मतलब जहाँ पर आपकी इच्छा हो, कामना हो, ऐसे वाक्यों को हम लोग बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों में वक्ता या लेखक की इच्छा, आशा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे हम लोग इच्छावाचक वाक्य। मतलब आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी आयु लंबी हो, तो खूब कामयाब करो, तो क्या बोला जाए सफलता प्राप्त हो, तो इस तरह का जो जहाँ पर हम अपनी इच्छा, कामना या आशीर्वाद देते हैं वो होता है आपका इच्छावाचक वाक्य। संदेह मतलब नाम से पता चल रहा है आपका डाउट हो कुछ, ठीक है। संदेह या आशंका हो, उस भाव को कि जिन वाक्यों में वक्ता प्राय संदेह की भावना को प्रकट करता है, जैसे कल वर्षा हो सकती है, ठीक है। तो कल खेला हो सकता है, हम लोग कल स्कूल जा सकते हैं, तो जहाँ पर इस तरह की जो संभावना जताई जाए, संदेह जताया जाए, उसको बोला जाता है संदेह
सन्देहवाचक वाक्य। और विस्मयादिवाचक मतलब जहाँ पर आप अपनी खुशी को, दुख को व्यक्त कर, क्या सुंदर है, मैंने आपके मुंह से एक विशेष शब्द का भी प्रकट हो रहा है, वाह क्या दृश्य है, ओह मैं आज नहीं जा पाऊंगी। तो इस तरह का जो एक मैंने एक शब्द, ऐसा शब्द निकल रहा है जो आपकी खुशी और आपके दुख के भाव को बता रहा है जिस वाक्य में, जिस शब्दों के द्वारा, तो ऐसे वाले वाक्य को हम बोलेंगे विस्मयादिवाचक। देखिए, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक आदि के भाव का प्रकट हो उसे हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो विधानवाचक मतलब क्या, जो सिंपल सेंटेंस होगा और जिसमें जो वास्तविक, जो प्राकृतिक सत्य को ही प्रकट करता होगा, ऐसे वाक्य को हम बोलेंगे विधानवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे कि क्या ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है, ठीक है, ये विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, निषेधात्मक मतलब है जहाँ पर नेगेटिव सेंस होगा। आज्ञावाचक वाक्य में जहाँ पर आप ऑर्डर दे सकते हैं, अनुमति मांग सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, तो वहाँ पर होगा आपका आज्ञावाचक। और संकेतवाचक मैंने जहाँ पर संकेत मिल रहा है कि इसके काम के ऐसा होने से दूसरा काम ऐसा होगा। ठीक है, मैंने कहा ना कि बर्फ पड़ी है तो जरूर ठंडी पड़ेगी। ठीक है, तूफान आया है तो विनाश होगा ही। प्रश्नवाचक वाक्य बने जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। इच्छावाचक बने जहाँ पर आप अपनी इच्छा, कामना को व्यक्त करेंगे, आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग देंगे, तो आप इच्छावाचक होगा। संदेह मतलब जब आपके मन में डाउट होगा कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और विस्मयादिवाचक बने जहाँ पर एक ऐसा शब्द वाक्य में आएगा जो आपकी खुशी और आपके हर्ष, उल्लास को प्रकट करेगा, ऐसे वाक्य को हम बोलेंगे विस्मयादिवाचक। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपका दे दिया गया है, आप जरूर इस चीज़ को पढ़िएगा, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और रचना के आधार में तो हम लोगों ने पढ़ाई है कि हमें सरल वाक्य पढ़ना है। सरल वाक्य मतलब जहाँ पर एक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, हमने बहुत किया है। और उसके बाद में आपका मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, मिश्र और संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य मैंने जहाँ पर दो वाक्य को जोड़ा जाएगा। और इसके बाद में और ये मिश्रित वाक्य मतलब जहाँ पर एक मेन वाक्य होगा, मैंने मुख्य वाक्य होगा, और उस पर डिपेंडेंट एक उपवाक्य होगा। ठीक है, जहाँ पर ऐसा वाक्य हो वहाँ पर हम मिश्रित वाक्य उसको बोलेंगे। तो आपको ये भी देखना है कि सरल से संयुक्त कैसा हो रहा है, संयुक्त से सरल कैसा होगा। आपको क्वेश्चन में जो आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा, MCQ है तो आपको वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है। मैंने भी इस तरह क्वेश्चन आपको दिया है, कुछ लोगों ने गलती भी किया है, तो ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको वाक्य समझ में आया होगा। ये पढ़ा हुआ चीज़ है, कोई घबराने की बात नहीं है, एक बार रिवाइज कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, एक और टॉपिक मैं थोड़ा आपको समझाना चाह रही हूँ, कारक। कारक भी हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा और मैंने स्वयं ही आपको ये पढ़ाया है कारक। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि कारक चिन्हों की पहचान वाक्य देखकर जो बोले जाएगी कि कौन सा कारक है कहते। ठीक है, हमने पढ़ा था कारक किसको बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, कोई संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा, उसके जिस रूप से मैंने उस शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, कारक का रूप प्रकट करने के लिए उसके साथ लगने वाला शब्द चिन्ह विभक्ति कहलाता है। तो ये जो कारक है इसका चिन्ह भी है, तो ये उस शब्द के साथ भी ये चिन्ह भी आएगा आपको। ठीक है, जैसे कि कारक के भेद और उसकी विभक्तियाँ। तो कारक कौन से है, कारक है आपका कर्ता कारक और उसकी विभक्तियाँ है ने, मैंने कर्ता ने, मैंने जो कर्ता जो भी शब्द होगा कर्ता का उसके साथ में ने लग के आया। जैसे मान लो कर्ता मैंने क्या सब्जेक्ट है ना, तो राम है, राम ने, तो इस तरह का जो आएगा। ठीक है, ये इसको बोला जाता है विभक्ति, इसको बोला जाता है कारक। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संपादन, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, ये 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, और ये इसकी विभक्ति मतलब इसके चिन्ह है। कर्ता के लिए ने आएगा, कर्म के लिए को आएगा, करण के लिए से और के द्वारा के साधक। आप बिल्कुल विभक्ति अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, संपादन के लिए को और के लिए, आपादान के लिए से अलग हो। देखो यहाँ पर भी से है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जोड़ेगा, मैंने संबंध दिखाएगा। और यहाँ पर क्या है, अलग कर रहा है, मतलब किसी चीज़ से अलग हो रहा है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर जो होगा आपका अपादान हो जाएगा। ठीक है, मीरा ने चमचा से खीर खिलाया, तो यहाँ पर ये जो से होगा ये आपका करण होगा। ये चमचा से मतलब एक संबंध स्थापित हो रहा है, एक दूसरे के साथ रिलेशन बता रहा है, यहाँ पर अलग नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा वाला जो वाक्य था पेड़ पत्ता से गिरा, उसमें अलग हो रहा है। जहाँ पर अलग होने का भाव होगा वहाँ पर अपादान होगा, और जहाँ दूसरे वाक्य के साथ में संबंध स्थापित करेगा वहाँ पर करण होगा। से में से के लिए बोल रही हूँ, से 2 बार आया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि से कौन सा मैं कारक चुनूं उसमें। ठीक है,
और संबंध बने जो का, के, की, रा, रे ये सब के द्वारा रिलेशन दिखाएगा, उसको कारण संबंध बोला जाएगा। और अधिकरण बने में और पर आएगा इसमें व्यक्ति। संबोधन मतलब हे, हरे, रे, ठीक है, ये सब चीजें जो क्या आएगा आपको संबोधन को व्यक्त करेंगे।